वीडियो जो अपना है 4 नंबर 3 अभी हो चुके। लास्ट में तीसरे में जो एप्सिलॉन आर है पराविद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता उसके बारे में पढ़ा था, और एक न्यूमेरिकल एक छोटा सा विमा का सूत्र निकालने का किया था। तो एप्सिलॉन की विमा ज्ञात की थी। उसके बाद में यह भी याद रखना है कि एप्सिलॉन जो नोट होता है या एप्सिलॉन होता है दोनों के मात्रक बराबर होते हैं, दोनों की विमा बराबर होती है। तो अगर आपको पूछा जाए कि जैसे लिखा है कि एप्सिलॉन आर या पराविद्युतांक का मात्रक विमा, पराविद्युतांक शब्द भी ध्यान में रखना है कि जैसे कई बार एप्सिलॉन आर है तो विद्युतशीलता के आधार पर ही अपन याद रखते हैं कि आपेक्षिक विद्युतशीलता है ये, लेकिन इसका एक और जो नाम है पराविद्युतांक। तो डायरेक्टली कई बार पराविद्युतांक आता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो अब पराविद्युतांक एप्सिलॉन आर का मात्रक ज्ञात करना है। तो अब वही सेम थ्योरी कि एप्सिलॉन आर इस राशि का मात्रक ज्ञात करना है या विमा ज्ञात करनी है, तो वो सूत्र देखो जिसमें एप्सिलॉन आर आता है, हो सकते हैं वो एक से ज़्यादा हो, तो कोई भी सूत्र लिख सकते हो आप। तो अभी तक आपको पता है कि इसका एक सूत्र आपने पढ़ा है कि एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, या फिर एप्सिलॉन आर इक्वल टू एफ बटे एफ एम या एफ नॉट बटे एफ एम, ये वाला अपन ने पढ़ा है। तो अब इसमें एप्सिलॉन इससे जो एप्सिलॉन आर है वो क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो अब इससे एप्सिलॉन आर का मात्रक क्या हो गया, इसका मात्रक एप्सिलॉन का भी वही मात्रक होता है, एप्सिलॉन नॉट का भी वही मात्रक है, इसका मतलब इसका कोई मात्रक नहीं बचा। तो पराविद्युतांक कैसी राशि होती है, मात्रकहीन। मात्रकहीन है तो कैसी होगी, विमाहीन भी होगी। मात्रकहीन के साथ साथ विमाहीन भी होगी। इससे भी वही सेम एफ बल, तो बल बटे बल जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक कूलाम जो नियम पढ़ा था किसके लिए, विद्युत बल ज्ञात करने के लिए, विद्युत बल ज्ञात करने के लिए। अब कूलाम नियम से अगर विद्युत बल ज्ञात करते हैं अपन, तो बल कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो ये जो सदिश राशि है उसकी दिशा या फिर उसको सदिश रूप में लिखना, तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला प्राप्त होता है कूलाम नियम से। यहाँ इस साइड लिख रहा हूँ F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बल कैसी राशि है, सदिश राशि, इसलिए इसको हमें सदिश रूप में भी लिखना पड़ता है। किस रूप में, सदिश रूप में। तो यह भी ध्यान रखना बाहरी फिजिक्स में कि अगर अपन कोई डेरिवेशन करते हैं, जैसे कूलाम नियम की डेरिवेशन की, ठीक है, तो अगर वो राशि सदिश राशि प्राप्त होती है, लास्ट फाइनल सूत्र जो अपन प्राप्त करना चाह रहे हैं उस डेरिवेशन में अगर वो एक सदिश राशि है तो उस फॉर्मूले को सदिश रूप में भी लिखना पड़ता है। तो ये अलग से भी पूछा जा सकता है कि इस को सदिश रूप में लिखिए, इस नियम को जो है सदिश रूप में लिखिए। तो यहाँ ध्यान दो, बल सदिश राशि है, सदिश रूप में लिख दिया, वेक्टर सदिश का चिन्ह लगा दिया ऊपर, तो वेक्टर F बराबर, अब इस साइड देखो, इस साइड K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, कोई राशि सदिश राशि नहीं है, कोई राशि सदिश राशि नहीं, तो वेक्टर नहीं लगा सकते। तो इसके बाद में ध्यान दो, अगर ऐसी स्थिति है तो वहाँ पर अपन भाई सदिश में तो क्या होता है, परिमाण भी होता है और क्या होती है, दिशा भी होती है। उस राशि को अपन क्या कहते हैं, सदिश राशि। तो यहाँ परिमाण तो ये है, और अब इसकी क्या दर्शानी है, साथ में दिशा। दिशा दर्शाने के लिए क्या काम में लेते हैं, एकांक सदिश काम में लेते हैं। तो यहाँ एकांक सदिश लगाना है।
इस तरीके से लिखते हैं ना आई जे के, तो ये वाले तो नहीं लगाने, आई जे के इनमें से तो कोई नहीं लगाना। ये तो समझाने के लिए कि भाई ये एकांक सदिश है कि आई जे के क्या है, ये एक्स एक्स और ये वाई एक्स और ये जेड एक्स। तो अगर अपन इसके अनुदिश चले, इसके अनुदिश जैसे 4 मीटर चले, तो आपको पूछा जाए कितने मीटर चले, 4 मीटर, तो आप किस रूप में बता रहे हो, अदिश रूप में। अगर आपको सदिश रूप में बताना हो तो आप कैसे बताओगे कि एक्स अक्ष पर धनात्मक दिशा में चल रहे हैं, तो एक्स अक्ष पर धनात्मक दिशा में चल रहे हैं, कितना, 4, तो ये सदिश रूप में बताया। तो एक बार दोबारा से, जैसे आप यहाँ से यहाँ आ गए, कितनी है ये, 4 है, आपको पूछा जाए कितनी चले आप, 4, तो किस रूप में बताया, अदिश रूप में। कहा जाए सदिश रूप में बताओ, तो आप कैसे बताओगे, किस पर, एक्स अक्ष पर, साथ में दिशा भी बतानी है ना, तो एक्स अक्ष पर कितना, 4, और किस दिशा में, धनात्मक दिशा में। ऐसे पूरा बताओगे तो वो क्या हो गया, सदिश रूप हो गया। तो अगर इसको मैथ के रूप में लिखें तो अपन लिखते हैं 4i, और प्लस दिशा में चल रहे हैं तो प्लस, इस साइड चल रहे हैं तो माइनस। तो इस तरीके से बताया। तो आपका मतलब आपने क्या बताया, उसको सदिश रूप बताया। किस रूप में बताया है, सदिश। अगर y के रूप, y पर चलते आप तो यहाँ क्या जाता, j, और जेड एक्स पर चलते तो क्या लगा देते के। तो ये तो निश्चित होते हैं आई जे के, तो एक्स एक्स वाई और जेड एक्स के लिए, ठीक है। तो अभी ध्यान दो, बल जैसे यहाँ पर दर्शाया रहता है ना 4i, सदिश रूप में परिमाण भी बताना पड़ेगा, और दिशा के लिए ये एकांक सदिश लगाते हैं। तो वैसे ही परिमाण तो ये बता दिया, दिशा के लिए क्या लगाना पड़ेगा, एकांक सदिश। तो वो आपको ध्यान देना है कि इसकी दिशा किस दिशा में, इस बल की दिशा, और उसी के अनुदिश अपन क्या लगा देंगे, एकांक सदिश। तो ये Q1, ये Q2, तो इसमें अपन लास्ट में लिखा था इसको सदिश के लिए कि ये एक सदिश राशि है बल, और इसकी दिशा क्या होती है, इसकी दिशा होती है उस रेखा के अनुदिश। कौन सी रेखा, जो इन दोनों आवेशों को मिलाती है, मतलब इस रेखा के अनुदिश, ठीक है। ये दूरी अपन क्या मानते हैं, r। तो एकांक सदिश क्या काम में ले सकते हैं, यूनिट वेक्टर r या एकांक सदिश r। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर r। तो एक बार दोबारा से ध्यान दो, कूलाम नियम ये इतना लिख रहे हैं तो आप किस रूप में लिख रहे हैं, सदिश रूप में। ये इस तरीके से लिख रहे हैं तो किस रूप में लिख रहे हैं, सदिश रूप में। ये किस रूप में हो गया, सदिश रूप में हो गया, ओके। के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर यूनिट वेक्टर r, ठीक है। अब जो टॉपिक है कूलाम नियम का जो सदिश रूप है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और इससे एक अपन रिजल्ट निकालेंगे। कूलाम नियम के सदिश रूप को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर, और वो एक रिजल्ट अपन निकालेंगे, और वो रिजल्ट क्या है वो अपन अभी देखते हैं। इसका टॉपिक अपन लिख रहे हैं कूलाम नियम का सदिश रूप। कूलाम नियम का सदिश रूप, ये या सदिश रूप में कूलाम का नियम। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, ध्यान दो, दो आवेश मानते हैं Q1 और Q2। इस तरीके से मान लो ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, ठीक है। अब इसमें दो आवेश मान लिए, ये वाला आवेश मान लिया Q1 और ये वाला आवेश क्या मान लिया, Q2। ये इन दोनों को मिलाने वाली रेखा। अब इसके बाद में ये क्या है, मूल बिंदु। तो अगर इस वाले बिंदु को मूल बिंदु से मिला दिया जाए, किससे मिला दिया जाए, मूल बिंदु से, तो ये जो रेखा ना, ये किसको प्रदर्शित करती है, पता है किसी को, दोबारा से, इस बिंदु को मूल बिंदु से मिला दिया जाए। किससे मिला दिया जाए, मूल बिंदु से। तो ये वाली जो रेखा है इस तरीके से,
ये किसको प्रदर्शित करती है? जैसे अपन इसको लिखते हैं ना, याद है आर, किसे लिखते हैं? आर से। पिछली बार भी ये 11th क्लास में अपन ने पढ़ा था, किससे प्रदर्शित करते हैं इसको? आर से। अब इसके बाद ऐसे ही इस वाले बिंदु को मूल बिंदु से अगर मिला दिया जाए तो ये दूसरा बिंदु है, तो इसके लिए क्या लिख देंगे? R2, और ये पहला तो R1 लिख देते हैं इसके लिए। अब ध्यान दो, ये जो सदिश है वेक्टर R1, ये वेक्टर R2, याद है ये कौन से सदिश होते हैं? ऐसे सदिश होते हैं स्थिति सदिश। कौन से सदिश होते हैं? स्थिति सदिश। स्थिति सदिश क्या होते हैं? ऐसे सदिश किस प्रकार से प्राप्त होते हैं? यदि किसी बिंदु को मूल बिंदु से मिला दिया जाए, मूल बिंदु से मिला दिया जाए तो वो जो सदिश प्राप्त होगा वो क्या होगा? स्थिति सदिश होगा। और स्थिति सदिश की दिशा क्या होती है? मूल बिंदु से उस बिंदु की ओर, मूल बिंदु से उस बिंदु की ओर, तो ये होता है स्थिति सदिश। अब इसके बाद में ध्यान दो, बीच की दूरी को अपन क्या मानते हैं? दोनों आवेशों के बीच की दूरी को क्या मानते हैं? आर मानते हैं ना अभी तक, और लगभग में आर ही मानते हैं। लेकिन यहाँ आर नहीं मान सकते, केवल आर नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि भाई आर तो ये भी है, आर ये भी है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, तो इसको अपन मान लेते हैं R12, R12, और इसी को क्या मान लिया? R21, ठीक है। दोनों आवेश Q1 और Q2, इनको मिलाने वाली रेखा या फिर बीच की दूरी कितनी मान ली? R12 किसके बराबर है? R21 के बराबर है। R12 या R21 अलग अलग क्यों लिए? अगर अपन 1 से 2 की ओर चलेंगे या 2 से 1 की ओर चलेंगे तो एक कंडीशन ये ले रहे हैं तो दूसरे में ये लेंगे। समझ में आया? अब इसके बाद में इसमें अपन स्टार्टिंग में पढ़ा था कि भाई अगर आवेश रखे जाते हैं दो, तो ये वाला आवेश, ये वाला आवेश, इन दोनों की प्रकृति कैसी है? कि मतलब दोनों धनावेश है, दोनों ऋणावेश है, या एक धनावेश है या एक ऋणावेश है। तो फिर वो क्या करते हैं? उसी अनुसार आकर्षण और प्रतिकर्षण प्रकृति का बल लगाते हैं। आकर्षण और प्रतिकर्षण। तो यहाँ कैसे आवेश लिए अपने? धनावेश। दोनों कैसे लिए हैं? धनावेश। तो दोनों एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे को, एक दूसरे को मतलब पहला दूसरे को और दूसरा पहले को प्रतिकर्षित करेंगे। तो जब दोनों धनावेश होते हैं तो वो दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब पहला दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा और दूसरा पहले पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। प्रतिकर्षण बल से ये जैसे इस पर बल लग रहा है, कौन लगा रहा है? 1। भाई दोनों लगाएंगे ना, तो पहले ये बात कर रहे हैं कि दूसरा आवेश है वो प्रतिकर्षित हो रहा है किसके बल के द्वारा? पहले बल। तो ये इस साइड आएगा तो बल की दिशा हो गई ये वाली। ऐसे ही ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, तो ये किस साइड जाएगा? इस साइड। तो ये बल की दिशा हो गई, ये मान लो F। अब दोनों F तो लिख नहीं सकते, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे F21, F12, ठीक है। तो F21 क्या हो गया? किस पर बल है F21? ध्यान दो इधर, ये वाला बल है ना, ये वाला बल, इसको लिखा ना F21। तो ये बल किसको प्रदर्शित कर रहा है? इस पर लगने वाले बल को। जो दूसरा है ना, उस पर लगने वाले बल को कौन लगा रहा है? पहला। तो F21 क्या हो गया? आवेश 2 पर आवेश 1 के कारण लगने वाला बल। तो यहाँ अपन लिख देंगे कि आवेश 2 या फिर Q2, आवेश Q2 के कारण आवेश Q1 पर लगने वाला बल
क्या लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर F21, F21। और जब इसको अपन पढ़ेंगे तो F12, ये यहाँ लग रहा है, ये वाला बल है, ये कहाँ लग रहा है, इस पर, मतलब 1 पर कौन लगा रहा है, 2। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, आवेश 1 पर आवेश 2 के कारण लगने वाला बल, आवेश 2 के कारण लगने वाला, ये उल्टा लिख दिया अपन ने। समझ में आ गया होगा उल्टा क्यों लिखा है, नहीं समझ में आया जिसके तो कंफ्यूज जो हो गया वो ध्यान दे लो दोबारा। भाई ये वाला जो आवेश है, यहाँ जो आवेश है ये क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, कौन बल लगाएगा, ये वाला, जिसकी वजह से आवेश इस साइड आएगा। तो बल किस दिशा में होगा, इस दिशा में। इस बल को क्या लिखेंगे, क्या लिख दिया अपन ने, F21। तो क्या अर्थ हुआ इस F21 का, इस F21 का अर्थ हो गया कि ये किस पर लग रहा है, 2 पर लग रहा है। कौन लगा रहा है, 1। तो F21 का मतलब किस पर, 2 पर, किसके कारण, 1 के कारण। तो यही तो लिखा है 1 के कारण 2 पर लगने वाले बल को क्या लिखेंगे, F21। और इसका उल्टा अपन ये F12, ठीक है। यहाँ F12 को भी समझ लो, ये बल किसके लिए, किस पर लग रहा है, इस पर, इस पर कौन लगाएगा बल, ये वाला, ठीक है। तो इसको अपन ने क्या लिख दिया, F12, F12 मतलब 1 पर 2 के कारण। तो इसको थोड़ा सा समझ लेना और अपने हिसाब से इसको याद करना है। तो अब सबसे पहले F21 ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, F21। तो बल का सूत्र, कूलाम बल का सूत्र क्या होता है, K Q2 अपॉन R², यही सूत्र होता है। तो अब ध्यान दो पहले तो कि अपन सदिश रूप में लिखना चाह रहे हैं, किस रूप में लिखना चाह रहे हैं, सदिश रूप में। तो सदिश रूप में लिखते यहाँ क्या आ गया, सदिश यानी वेक्टर। तो अब ध्यान दो कि सदिश रूप में जब लिखते हैं अपन तो साथ में क्या लगाते हैं, दिशा लगाते हैं। तो यहाँ क्या लगानी पड़ेगी अपने को, दिशा लगानी पड़ेगी। तो अब ये जो दिशा है वो 2 दिशा हो गई। देखो कौन सी 2 दिशा हो गई, 2 तो किधर जा रहा है, 2 तो जा रहा है इस दिशा में, 1 किस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में, मतलब ये वाली, ठीक है। तो अभी अपन ध्यान दें कि भाई ये इस साइड कौन जा रहा है, 2 जा रहा है, 2 पर लगने वाला बल क्या है, F21। तो ये दिशा कौन सी हो गई, ये दिशा हो गई R21 दिशा है। दिशा किसके द्वारा दी जाती है, एकांक सदिश के द्वारा। तो ये कौन सा यूनिट वेक्टर की दिशा है, R21 की। ऐसे ही इसमें ये क्या लिख दिया, R12। क्यों, क्योंकि ये दिशा किसको बता रही है, 1 पर लगने वाले बल को, 1 पर लगने वाले बल को क्या लिखा, 1 2। तो दिशा में भी क्या लिखेंगे, 1 2। तो इस तरीके से R12 और R2। तो अभी ध्यान तो कौन सा बल लिख रहे हैं अपन, F21। तो कौन सी दिशा आएगी एकांक सदिश, कौन सा आएगा, R21। कौन सा आएगा इसमें, R21। आया समझ में। अब ध्यान दो ये क्या आती है बीच नीचे, ये आती है दूरी, मतलब ये वाली दूरी, ठीक है। तो ये वाली जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है किस सदिश की दूरी है, किस सदिश की दूरी है, ये इसकी। और ये इतना सा क्या है, ये R12 भी है और ये क्या है, R21 भी है। तो अभी अपन कौन सा काम में लेंगे, R21। कौन सा सदिश काम में लेंगे, R21, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ आपको दूरी लिखनी है, R21 का स्क्वायर लिखना है। भाई R² आता नीचे, तो R21 का स्क्वायर, R21 का, या तो ऐसे लिख सकते हैं अपन या ऐसे लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। सदिश वाले में अपन पढ़ के आए थे फिजिक्स में कि सदिश का अगर परिमाण आप लिखना चाह रहे हो तो या तो आप जैसे ये कोई सदिश है, इसका परिमाण कितना होता है, इसका परिमाण x, कैसे लिखते हैं अपन, x।
या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी। तो इस तरीके से दो लाइन सदिश के लिए लगाते हैं तो वो उस सदिश का क्या बताता है, परिमाण बताता है, उस सदिश का परिमाण बताता है। ओके, अब आगे ध्यान दो, समझ में आया कि ये एक बार दोबारा से समझ लो, नहीं समझ में आया तो Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल F21 ये ज्ञात करें। F21 की सूत्र क्या होता है, K Q1 Q2 R स्क्वायर ये वाला। लेकिन ये तो क्या है, अदिश रूप में। किस रूप में है, अदिश रूप में। तो सदिश रूप में लिखेंगे तो यहाँ क्या लगा दिया, वेक्टर। उसके बाद में यहाँ क्या आएगी, दिशा। तो F21 की दिशा में एकांक सदिश क्या है, R21। तो कौन सा एकांक सदिश लेंगे, R21 लेंगे। बट्टे क्या है, दूरी का स्क्वायर। तो यहाँ दूरी भी 2 है, ये वाले सदिश की, ये वाले सदिश की, ठीक है। तो कौन सी की आएगी, 21 की आएगी। उसके बाद में सदिश की जो दूरी होती है, सदिश का जो परिमाण होता है, उसको अपन इस तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस तरीके से भी, यानी ये वाले। अब तो आ गया होगा समझे। अब इसके बाद में आगे ध्यान दो, दूसरी ये वाला बल ज्ञात करेंगे, ये वाला बल। ये सदिश दिशा है ना ये, तो ये सदिश इस तरीके से, ओके। R12 सदिश, R21 सदिश। अब दूसरा बल, आवेश Q2 के कारण, कौन से आवेश पर, आवेश Q1 पर लगने वाला बल। क्या लिखा है इसको, F12 वेक्टर फॉर्म में ज्ञात करें सदिश रूप में, F12, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको अदिश रूप में लिखो, फिर सदिश रूप बना लेंगे इसका। तो बल का सूत्र वही, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो हो गया सदिश रूप। अदिश रूप में सदिश रूप बनाना, तो ये सदिश लगा दिया, और यहाँ क्या लगाना, इनटू में एकांक सदिश। तो 1-2 के लिए एकांक सदिश कौन सा है, 1-2 के लिए, इस दिशा के लिए एकांक सदिश कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ 1-2 ही आएगा, R12 एकांक सदिश, ठीक है। फिर से ये 20, ये दूरी है R, तो यहाँ कौन सी दूरी लिखेंगे, 1-2 वाली, तो R12। फिर से भाई ये अगर आप दो तरीके से लिख सकते हैं, परिमाण ही तो है ये नीचे, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं भाई, अकेला ये भी, और या फिर ये वाला, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों बल ज्ञात कर लिए। हेडिंग क्या, कूलाम नियम का सदिश रूप। तो कूलाम नियम का सदिश रूप तो अपन इस तरीके से बनाते हैं, वही अपन ये लिख दिया कि भाई दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं, पहला दूसरे पर लगाएगा और दूसरा पहले पर लगाएगा, दोनों लिख दिए। अब इससे दोनों को एक दूसरे को देखकर और इसको अपन एक नया कोई रिलेशन है वो अपन प्राप्त करेंगे इन दोनों से। तो अभी ध्यान दो इस डायग्राम में, ये जो यहाँ बनाया हुआ है, इसमें यहाँ से अपने को दिख रहा है कि भाई ये वाली दूरी R12, ये वाली दूरी R21, ये है क्या, ये दोनों यहाँ से यहाँ तक की है। इसका मतलब क्या, इन दोनों सदिशों के मान क्या है, बराबर। दोबारा से R12 दूरी, R21 दूरी, यहाँ से यहाँ तक है, दोनों एक ही दूरी है, दोनों क्या है, एक ही दूरी है, मतलब परिमाण में क्या है, बराबर। तो R12 दूरी, R21 दूरी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं भाई, ये परिमाण, इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि बात है, दोनों दूरियां परिमाण में क्या है, बराबर है। लेकिन देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि एक दूरी अपन इस साइड से लेंगे, एक इस साइड से लेंगे,
तो दोनों की दिशाएं क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। दिशा किससे दी जा रही है, दी जाती है एकांक सदिश से। तो इसका मतलब इसकी दिशा ये है, इसकी दिशा ये है, तो दोनों की दिशा एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो उसको अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, R12 R21, ये भी दोनों बराबर है, दोनों एकांक सदिश दोनों बराबर है। क्यों बराबर है ये, क्योंकि सभी एकांक सदिश बराबर होते हैं। एकांक सदिश का मतलब ही ये होता है कि उस सदिश का परिमाण कितना होता है, एक होता है। तो इसलिए यहाँ बराबर का चिन्ह लगा। यहाँ बराबर का क्यों लगाया, क्योंकि दोनों दूरियाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक ही है। अब इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये परिमाण में ही बराबर है, दिशा में तो एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। एक इस साइड जा रही है तो एक इस साइड, तो एक को प्लस माने तो दूसरी क्या हो गई, माइनस। जैसे इसको प्लस माना तो ये माइनस हो गई, या इसको प्लस माना तो ये माइनस हो गई। ठीक है, तो अब इसमें अपने ध्यान दो कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप जैसे इस तरीके से लिखो या फिर ऐसे लिख दोगे ना कि R21 बराबर माइनस R12, तो भी वही है, इसको प्लस मान लिया ये माइनस हो गई, इसको प्लस माना तो ये माइनस हो गई। ठीक है, तो फिर से अपन करना क्या चाह रहे हैं, इन दोनों, ये जो दोनों बल है इनमें एक कोई रिलेशन है वो प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो वो किसकी हेल्प से प्राप्त होगा, जो ये डायग्राम से ये दो कथन अपने सामने आए इनसे ये प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये दो कथन है, ये या तो इसमें या फिर इसमें किसी एक में रख दें। जैसे ये जो कथन 3 है, समीकरण 3 है, इसकी वैल्यू अपन रख रहे हैं 2 में, या फिर किस में रख रहे हैं, 1 में, यहाँ भी 2 में रख रहे हैं। तो समीकरण 3 और समीकरण 2 से, ठीक है, तो समीकरण 3 के मान किस में रख रहे हैं, समीकरण 2 में। ऐसे लिख लो, समीकरण 3 के मान समीकरण 2 में रखने पर, तो इसमें 2 में रखेंगे ये मान। देखो ये R12, ये रहा R12, इसकी जगह क्या लिख देंगे, ये वाला। तो समीकरण 2 किसके बराबर है, F12 के, किसके बराबर है, F12 के। तो K Q1 Q2 लिखा हुआ नहीं है, उसके बाद में बट्टे में ये लिखा हुआ, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं ये, तो R21 का स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं ये माइनस R21 यूनिट वेक्टर, माइनस इंटू होके यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया अपने पास में वेक्टर F12 बराबर K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर, माइनस पहले आ जाएगा, और R21 समीकरण नंबर 4। अब देखो समीकरण 4 क्या बताती है, इस वाले समीकरण की जगह यही नहीं है, इसी समीकरण की जगह क्या आ गई, 4। मतलब F12 का मान क्या प्राप्त कर लिया, F12 का मान प्राप्त कर लिया, और F21 का मान क्या है, ये। तो 1 और 4 को अगर तुलना करें, 1 और 4, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 4 से, तो अभी ध्यान दो, समीकरण 1 तथा समीकरण 4 वेक्टर F12 बराबर माइनस K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर R21, ये अपनी समीकरण 4, समीकरण 4 ये जो है ना, यही यहाँ लिखी हुई है। अब देखो इसमें और साथ में क्या अपन देख रहे हैं, समीकरण 1,
तो समीकरण 1 की वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू, ये की ये वैल्यू यहाँ पर है, तो लिख सकते हैं ना इसकी जगह भाई ये वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू माइनस को छोड़कर ये वैल्यू ही यहाँ पर है, और ये वैल्यू किसके बराबर है, F21 के। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर F12 इक्वल टू माइनस, और इसकी जगह क्या आ गया, इसकी जगह F किसके बराबर है, ये वैल्यू F21। तो ये निष्कर्ष अपन प्राप्त कर रहे हैं।